वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आप देखोगे ये आपकी क्लास 7th है फॉर ऑफिस प्रोसीजर्स। हेल्पफुल रहेगी आपकी मोस्टली काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जहाँ पे आपका ऑफिस प्रोसीजर एक सिलेबस होता है। तो यहाँ पे हम स्पेशली अभी ये क्लास लेके आए हैं आपके निटर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और आपका सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जिसको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या साथ ही उसको यूडीसी भी बोला जाता है, अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारी ये 9th क्लास है। कौन सी क्लास है? 9th क्लास। और अगर ऑफिस प्रोसीजर्स में बात करेंगे तो ये हमारी 7th क्लास है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसलिए हमने यहाँ पे 7th लिखा है। वैसे इस सीरीज़ की हमारी ये 9th क्लास है। चलो, तो साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, प्लस मेंबर हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पे अभी तक 2 मॉक हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले मॉक में आपके 10 क्वेश्चंस थे, जिसके आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो वो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में भेजा था। बाकी मॉक 2 हमने कल आपको भेजा, जिसमें 25 क्वेश्चंस दिए गए थे, एमसीक्यू के फॉर्म में थे, और आंसर शीट आपकी आज अपलोड की गई, यानी उसके एक दिन बाद। तो आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपने आंसर्स मैच कर करके कुछ स्कोर्स हमारे साथ में शेयर किए हैं। तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस रहता है कि आप हमारी क्लासेस से क्या सीखते हो और इस कंपटीशन के लिए किस तरह से आप प्रिपेयर करते हो। तो इसी तरह के मौके आपको देखने को मिलते रहेंगे। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ हुई, हमारी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो चलो साथियों, बात करेंगे आपसे ऑफिस प्रोसीजर की। बात करते हैं हम। टोटल 12 चैप्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और अभी तक हम टोटल 6 चैप्टर्स आपको करा चुके हैं इसमें से। ठीक है साथियों, 7th चैप्टर आपका यहाँ पे आता है, ये आपको पता है, ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे आपके 7th चैप्टर में। तो ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन में क्या सीखना है, क्या गाइडलाइंस होती हैं ड्राफ्टिंग बनाते टाइम, क्या होती है ड्राफ्टिंग, तो ये सब आपको इस छोटी सी क्लास में देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको बता दूं मैं, ये क्लास जो 7 है आपकी, वो चैप्टर 7 प्लस चैप्टर 8 दोनों देखने को मिलेंगे आपको इसी क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, आपने लास्ट तक जरूर देखना है। लास्ट में आपको मॉक क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगर आप थ्योरी की क्लास कंटिन्यूसली लेते हो। चलो, ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो साथियों, अब होता क्या है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट कब होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हम बताएंगे। तो ड्राफ्ट किस तरह से मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है जहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस का मतलब ये क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड केस का मतलब ये होता है कि भाई इसमें किसी नोटिंग को या ड्राफ्टिंग की प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक फॉर्मेट होगा, 1 2 3 जो भी आपने चेक बनाए होंगे, अथॉरिटी बनाए होंगे, वहाँ से सिग्नेचर होगा और सिंपली वो फॉर्म सबमिशन के लिए चला जाएगा। जैसे मान लो अर्नड लीव के सैंक्शन है EL, तो क्या करना है, इसके लिए कोई ड्राफ्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट फिल करो, अपने HOD से साइन कराओ, जो आपकी हायर अथॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टर के पास जाना है, जो भी होगा वहाँ पे वो चला जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली अप्रूवल मिल जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, जिसको सैंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, और कहाँ पे आपकी ड्राफ्टिंग ज़रूरत नहीं पड़ती? ड्राफ्टिंग की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे स्टैंडर्ड कोई तरीका नहीं होता है, वहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट क्या होता है, चलो मैं आपको नॉर्मल एक आइडिया देता हूँ। ये एक रफ आइडिया होता है। ठीक है, ये रफ आइडिया जब आपका अप्रूवल मिलता है तो एक फाइनल ड्राफ्ट बोलो या फाइनल नोटिंग बोलो, तब बन के आती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, अब बात आती है आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बनाते टाइम क्या निर्देश होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं? देखो भाई, ड्राफ्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोल गोल बातें उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, और वो कॉन्साइज होना चाहिए। ठीक है, कॉन्साइज का मतलब है एज पर रिक्वायरमेंट, इस तरह से, है ना। मतलब बेफिजूल की बातें उसके अंदर ना हो, क्लियर हो, कंसाइज हो।
नंबर और जो डेट है, अगर उस मैटर से रिलेटेड कोई प्रीवियस कम्युनिकेशंस हुई हैं तो आपको क्या करना है, उसको हमेशा रेफर करना है, ठीक है, लास्ट कम्युनिकेशन को। ये आपका ड्राफ्टिंग का तरीका होता है, ठीक है। अब लास्ट कम्युनिकेशन का मतलब हुआ आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को लिखते हो कि मुझे एनओसी दो। अब वो क्या करेंगे, वो मेंशन करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है विद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिस डेटेड दिस एनओसी रिक्वायर्ड है। ये क्या होता है, ये आपके लास्ट जो वो है इन्फॉर्मेशन है कोई, वो शेयर करनी ज़रूरी हो जाती है। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू हैव मोर देन वन कम्युनिकेशन, तो भी आपको क्या करना है, आपको मार्जिन बनाना होता है ड्राफ्ट साइड में, ठीक है। मार्जिन यानी एक स्पेस लेके रखना होता है कि अगर मोर देन वन कम्युनिकेशन हुई तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा जब कम्युनिकेशन होती है सेम फाइल पे सेम डेट पे, तो क्या करना होता है, एक सेपरेट सीरियल नंबर आप बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, एक सेपरेट सीरियल नंबर बना सकते हो ताकि उस चीज़ का आपको पता लग जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन में कोई, समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि, ठीक है, क्या हो, ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस 4 क्या कहते हैं कि ड्राफ्टिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। कोई लास्ट कम्युनिकेशन अगर आपने उस सीरीज़ में की है, ठीक है, तो उसको ज़रूर मेंशन करना है। और अगर उस एड्रेसी से वो लास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लास्ट इन्फॉर्मेशन अगर उस सब्जेक्ट रिलेटेड होती है तो भी आपको मेंशन करना है, कोई लास्ट केस होता है तो। क्लियर है ना। अगर एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन आपने मेंशन करनी है तो ड्राफ्टिंग पे ना आपने स्पेस मार्जिन दे के रखना है। और जब दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है तो आपको एक सेपरेट सीरियल नंबर जनरेट करना है, उसको इंसर्ट करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो उस रेफरेंस को समझने में। ये 4 पॉइंट हैं जो मेजर हमने आपके साथ में डिस्कस करे हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। चलो 5th में देखते हैं, नेम होगा, डेजिनेशन होगा, टेलीफोन नंबर होगा, फैक्स नंबर होगा, ईमेल होगा, जो जो भी होगा ऑफिसर साइनिंग द कम्युनिकेशन, वो उस कम्युनिकेशन में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो आपको लिखना होगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिस भी वो विंग के हैं, ब्रांच के हैं, डिपार्टमेंट सेक्शन जो उन मिला है वो आप मेंशन करोगे। टेलीफोन नंबर साथ में ब्रांच का, वो चीज़ें सब, ईमेल एड्रेस वगैरह मेंशन करना आपका ज़रूरी हो जाता है अगर आप इस तरह के कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या आपको इस तरह के कम्युनिकेशन को बनाना पड़ता है तो, ठीक है। ये हम सारी बातें कर रहे हैं ड्राफ्टिंग के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एक नया टॉपिक है आपका, ड्राफ्टिंग वाली बात हमने कर ली, अब एक नया टॉपिक है ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। अब गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं, उनको ऑथेंटिकेट कैसे करना है अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हों। तो जितने भी ऑर्डर होंगे तो वो क्या है, वो आपको पता है प्रेसिडेंट के नाम पे बनाए जाएंगे, इस तरह से होंगे जो, ठीक है। अब उसको जो साइन करेगा वो एक ऐसा ऑफिसर करेगा जो रेगुलर होगा, ठीक है, मतलब अंडर सेक्रेटरी लेवल की जॉब से ऊपर का वो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अंडर सेक्रेटरी की लेवल की जो जॉब से होना चाहिए। अब देखो ये अंडर सेक्रेटरी वाला है ना, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछूंगा कुछ टाइम के बाद या कुछ 1-2 दिन के मॉक के बेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही आने हैं जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ये थ्योरी की थ्योरी, इस थ्योरी से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कंडीशन यही होती है कि आप थ्योरी को कितना अटेंटिवली देख पाते हो, समझ पाते हो। तो अंडर सेक्रेटरी लेवल का जो पर्सन होगा रैंक का, उससे अबव रैंक का होना चाहिए, वो स्पेशली क्या होगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा उस चीज़ को। अब ये चीज़ें आपको जो ऑथेंटिकेशन के ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2002 है ना, उसमें साफ साफ समझने को मिल जाती है, ठीक है। अब जहाँ पे पावर, ऑर्डर और नोटिफिकेशन इशू करने की किसी स्टैट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी हो, तो इस तरह के जो ऑर्डर हैं वो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे बनाए जाते हैं। मतलब उन ऑर्डर्स में किसी ऑफिसर का या किसी उन चीज़ों का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, डिपार्टमेंट का मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप सिंपली मेंशन करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मेंशन करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उन्हें एड्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे लास्ट में हमने पहले पॉइंट में आपको बताया
कि हमने वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको प्रेसिडेंट को एड्रेस नहीं करनी है, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है और अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना है किसी ऑर्डर की फॉर्म में या नोटिफिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ना 3 पॉइंट देखने को मिले, तीनों के तीनों पॉइंट आपने समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। जो पहला और दूसरा है ना, ये एक ही पॉइंट है, अलग से मत समझना, टोटल 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट को, कि जो भी आपने कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस जो बनाने हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे मेंशन होंगे। कंडीशन यही होगी कि उनको साइन करेगा एक हायर लेवल का पर्सन जो कि रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी से अबव होगा। एक ऑर्डर का तरीका ये हो गया नोटिफिकेशन जनरेट करने का, और दूसरा कौन सा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। क्लियर, तो 2 पॉइंट है, आपने ध्यान रखने। एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू ऑफिसर्स बाय नेम। अच्छा, क्या आपको कम्युनिकेशन कोई बात पहुंचानी हो तो क्या आप बाय नेम लिख सकते हो? किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, चेयरमैन है, सीईओ है, क्या उसको डायरेक्टली उसका नाम मेंशन करके आप लिख सकते हो? तो देखो, मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, बट नॉर्मली नहीं। नॉर्मली क्या होता है, नहीं लिख सकते। ठीक है, या तो वो क्लासिफाइड नेचर का होना चाहिए या डेमी ऑफिशियल लेटर। अब डेमी ऑफिशियल का लास्ट क्लास अगर आपने देखी है ना, तो मैं बताऊंगा नहीं अब आपको। अब आपने बताना है डेमी ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं, किसको लिखे जाते हैं ये डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, अगर डेमी ऑफिशियल लेटर या क्लासिफाइड नेचर के टाइप के जो आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं तो आप उनको बाय नेम लिख सकते हो। नॉर्मली अगर पूछते हो तो नो। अगर क्वेश्चन में मिलता है ना, नॉर्मली एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू ऑफिसर्स बाय नेम इज पॉसिबल, तो आपने बोलना नहीं। ठीक है, चलो, अब एक चीज और बताई जाती है कि अनलेस इट इज इंटेंटेड दैट मैटर रेज्ड देयरिन शैल रिसीव हिज पर्सनल असिस्टेंट ईदर बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल नेचर अर्जेंसी इम्पोर्टेंट। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस ना हो, कोई नेचर का कोई मतलब स्पेशल केस ना हो, ये इसका मतलब यही है, कोई अर्जेंसी ना हो, कोई इम्पोर्टेंस ना हो, तो भी आप उस मैटर को डायरेक्ट नाम पे नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हो, जब उनका अपने पर्सनल अटेंशन लेना है, पर्सनली उनको निजी, उनको अटेंटेटिवली कोई चीज़ दिखानी है। ठीक है, उनका फोकस समझ रहे हो ना, कि उनको बताना है कि ऐसा चल रहा है, तब आप नाम से लिख सकते हो। वैसे नॉर्मली मैं फिर आपको कहूँगा नो कम्युनिकेशन। ठीक है, नाम से नहीं, डायरेक्टर आप भले लिख लो, डायरेक्टर, नेटर, पीजीआई जो भी है चंडीगढ़ लिख दो, लेकिन आप नाम पे जो लिखोगे कि डायरेक्टर है, उस नाम से लिखना आपके लिए इतना ईजी नहीं होता है अगर एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है तो। ठीक है साथियों, अब देखो चैप्टर 7 बहुत छोटा था, हमने पढ़ा दिया आपको। अब चैप्टर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, वो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखनी है, रिपीटेड लाइन, बट थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ पे भी। आपने लाइक करना है, जो हमारा फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वो प्रिपरेशन नेटर की कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट जॉब की जिसमें आपका ऑफिस प्रोसीजर पूछा जाता है तो। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबरिंग सिस्टम की बात करेंगे आपके चैप्टर 8 में। किसकी बात करने वाले हैं हम, फाइल नंबरिंग सिस्टम की। तो साथियों, अब मैं आपको कहूँगा, थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि हम 6 चैप्टर करा चुके हैं, अब मैं बोलूँगा साथियों मैं 7 चैप्टर करा चुका हूँ। ठीक है, हमने क्या है 7 चैप्टर्स करा दिए हैं और 8 चैप्टर की बारी है, उसका नाम है आपका फाइल नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है इसका नाम, फाइल नंबरिंग सिस्टम। तो छोटा ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझा देते हैं हम अच्छे से। देखो, फाइल नंबरिंग सिस्टम में ना 2 सिस्टम आपके आते हैं। अगर कोई आपको पूछने लग जाता है ना कितने टाइप का फाइल नंबरिंग सिस्टम है, तो मेजरली 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं भाई 2 टाइप, एक तो हो जाएगा आपका फाइल फंक्शन, फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, और दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम। क्लियर, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं, 2 टाइप के हैं, और 2 टाइप के अंदर सब क्लासिफिकेशंस भी होंगे, वो भी आपने समझने। ठीक है, पहले आपके फंक्शनल की बात करेंगे तो वो है फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है,
इसमें साथियों आपकी रेंज एंड डायमेंशन जो सब्जेक्ट की है ना, जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक सीक्वेंस में एनालाइज करनी होती है। मतलब फंक्शनल समझ में आया ना, काम के बेस पे अगर फाइल को नंबर करना है तो क्या होगा कि भाई पहले तो आपको काम पता होने चाहिए कि मेन फंक्शंस हैं क्या डिपार्टमेंट के, तभी बनाओगे ना उसकी फाइल या उसको नंबर करोगे फंक्शनिंग के हिसाब से। ठीक है, फंक्शनिंग में आपको सिंपल सी बात समझाऊं, जैसे किसी का अकाउंट्स का काम है, किसी का ह्यूमन रिसोर्स का काम है, किसी का कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है, किसी का परचेज एंड प्रोक्योरमेंट का काम है। तो ये सारे के सारे मेजर फंक्शंस होंगे आपके डिपार्टमेंट के। अब ये पता करने के बाद आपको पता भी होना चाहिए भाई उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या करते हैं उन फंक्शन से। अगर ये पता लग जाता है तो ये पता होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ के अंडर कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू वो एक्टिविटी होती है। देखो, फंक्शन पता होना चाहिए और हर फंक्शन की एक्टिविटी पता होनी चाहिए, हर एक्टिविटी का ऑपरेशन पता होना चाहिए और हर ऑपरेशन के वो फैक्टर्स पता होने चाहिए जो आपको कंसिडरेशन में लेने हैं, जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो एक ही बात है इसमें घूम फिर के, फंक्शन, फंक्शन की एक्टिविटी, एक्टिविटी का ऑपरेशन और ऑपरेशन का फैक्टर्स एक ही पॉइंट से जुड़े हैं। आपको चारों बातें अगर पता होंगी तो इसका मतलब आपको फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम का अच्छे से पता है। ठीक है साथियों, छोटी सी स्लाइड है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको बताएंगे इसी के बारे में। अब हमने एक तो बताया आपको उसको वो समझना जरूरी है, अब दूसरा पॉइंट है आपको स्कोप समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपके 4 हायरार्किकल डिविजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। 4 कौन कौन से डिवीजन है, आपको डिवीजन के नाम याद कराऊंगा। आपको स्क्रीन पे जो ये मैरून डार्क कलर दिखाई दे रहा है वो आपके 4 हायरार्किकल डिविजन्स हैं। ठीक है, तो हायरार्किकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? बेसिक हेड्स, प्राइमरी हेड्स, सेकेंडरी हेड्स और टर्शरी हेड्स। ठीक है, सबसे पहला बेसिक है, फिर आपका प्राइमरी है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर आपका टर्शरी है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, इस तरह से होते हैं। बेसिक आपका बेसिक होता है जो नॉर्मल है ना। जितने भी आपके चार, थोड़ी देर पहले मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, फंक्शनल के बारे में बताया, तो जितने भी फंक्शनल हेड है ना उसका मतलब है भाई बेसिक हेड। फिर मैंने एक्टिविटी के बारे में बताया, तो जितने भी एक्टिविटी हैं वो प्राइमरी हेड है, आपने सिंपल याद रखना है। अब उनके अंदर अगर ऑपरेशंस आते हैं तो वो सेकेंडरी हेड हो गया, अगर उन ऑपरेशंस के फैक्टर आते हैं तो वो टर्शरी हेड हो गया। तो इन 4 पॉइंटों को समझने से पहले आपको पिछले वाले 4 पॉइंट समझने जरूरी थे कि भाई पहले फंक्शन, फिर एक्टिविटी, फिर ऑपरेशन, फिर उनका फैक्टर। ठीक है, फंक्शन वाला बेसिक, एक्टिविटी वाला प्राइमरी, ऑपरेशन वाला सेकेंडरी और फैक्टर वाला टर्शियरी। ठीक है, मेरे समझाने के बाद स्लाइड को, बैक स्लाइड आप पिछली वाली देख लेना, इस स्लाइड को दोबारा देख लेना और एक बार में आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब जो ये ऊपर लिस्ट है ना जितनी भी हेड की, उसमें क्या होगा, एक फंक्शनल फाइल इंडेक्स बन के आ जाता है आपके सामने। ठीक है, जिसको कोई भी डिपार्टमेंट डील करता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि फाइल सिस्टम जनरेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ देखने के लिए भाई फाइल इंडेक्स बन जाएगा ना, एक फंक्शनल का अलग, एक्टिविटी का अलग, ऑपरेशन का अलग, फैक्टर्स का अलग। ठीक है, फंक्शनल हेड वाले बेसिक हेड हो जाते हैं, एक्टिविटी हेड वाले प्राइमरी हो जाते हैं, ऑपरेशन या एस्पेक्ट वाले आपके सेकेंडरी हो जाते हैं और फैक्टर वाले आपके टर्शरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आपके ऑफिस प्रोसीजर क्लास 7, दैट इज मोस्ट यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, दैट इज यूडीसी, आपका नेटा चंडीगढ़ में। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट स्लाइड आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर अब आपने उन फाइल्स को ओपन करना है जिनके कॉमन सब्जेक्ट हैं हर एक मिनिस्ट्री में, जैसे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड मैटर्स आपको हर इंडस्ट्री में, हर इस्टेब्लिशमेंट में देखने को मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिलेगा, बजट मिलेगा, अकाउंट मिलेगा, ऑफिस सप्लाई एंड सर्विस दैट इज प्रोक्योरमेंट जो मैं बात कर रहा था, स्टोर की बात कर रहा था, है ना, अदर हाउस कीपिंग जॉब। ठीक है, आपका हिंदी, विजिलेंस सेल, ये सारी की सारी बेसिक 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 आपकी क्या है, वो
फाइल्स हैं जो कॉमन है हर एक मिनिस्ट्री में, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका कॉमन जो स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शनल फाइल इंडेक्स हुआ या फाइल नंबरिंग सिस्टम हुआ, अगर उसको बुकलेट में कंसीडर किया जाता है तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के हिसाब से उसको क्या करना होता है साथियों, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन 2022, जो हमारा एक लास्ट आपने आंसर देखा था ना, DAR&PG लिखा था ना, जो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर था हमारे मॉक सेकंड का, उसका आंसर आपका था DAR&PG। आंसर सीट में मैंने आपको मेंशन किया, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, DAR&PG आपका क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। कब बनाया जाता है आपका 2012 में। ये रूल्स लेके आता है कौन से वाले, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल का अगर पूछने लगे आपको कोई कि ये बुकलेट है ये कौन इशू करता है, तो ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। कब हुआ ये शेड्यूल आपका रिलीज, 2012 में, ठीक है। तो कॉमन आपको एक स्टैंडर्डाइज फंक्शनल फाइल इंडेक्स देखने को मिलता है जो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन मैटर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, फाइनेंस है, बजट है, अकाउंट्स है, ऑफिस सप्लाई है, हाउसकीपिंग जॉब्स हैं, हिंदी है, विजिलेंस है, इस टाइप के टॉपिक्स हैं, तो आपका क्या होगा, एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है वो, जिस पे आपका फाइल ओपन करना कॉमनली आप हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है आपको, ठीक है साथियों। अब पहले टाइप का तो हो चुका, अब आपका आ जाता है दूसरे टाइप का, जिसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड। पहले वाला था हमारा फंक्शन के बेस्ड पे, ठीक है साथियों। अब दूसरे वाला आ गया आपका सब्जेक्ट के बेस पे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वाला क्या बोलता है, सब्जेक्ट वाला बोलता है कि भाई हर एक सेक्शन या डेस्क है उसको क्या करना है, एक लिस्ट बना के रखनी है अपनी, अप्रूव्ड लिस्ट, जिसमें क्या होगा, जिसको रिव्यू किया जाएगा साल बाई साल, ठीक है, साल बाई साल, ईयर बाई ईयर उसको रिव्यू करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड हेड होंगे। स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके उनको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड सब हेड होंगे। अब सब हेड कौन से होते हैं, जो आपकी मेन सब्जेक्ट है ना, मेन। अब भाई मेन का सब हेड तो कोई ना कोई होगा ना, मेन के बाद हेडिंग्स निकलेंगी, है ना। मेन कैसे, जैसे अकाउंट्स है भाई, तो अकाउंट्स में क्या है, एक बंदा आपका देख रहा है सैलरी, एक बंदा आपका देख रहा है LTC, एक बंदा आपका देख रहा है GPF, एक बंदा आपका देख रहा है NPS। तो ये क्या हुआ, ये सब हेड हुए सारे के सारे, ठीक। तो स्टैंडर्ड सब हेड हुआ और आपका स्टैंडर्ड सब हेड हुआ। अच्छा साथियों, एक नेक्स्ट, अब ये तो 2 पॉइंट हो चुके हैं आपके, सेक्शन डायरी मेंटेन करेगी भाई, मतलब सॉरी, हर सेक्शन इस चीज़ को मेंटेन करेगा, अप्रूव लिस्ट को। दूसरा है, जो भी स्टैंडर्ड हेड हैं आपके, उन पे एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड हेड पे सीरियल नंबर, ये देखो मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड हेड, इन पे तो साथियों होगा सीरियल नंबर, याद करना ये बात। और जो भी आपके स्टैंडर्ड सब हेड होंगे ना, उन पे नो सीरियल नंबर, कुछ नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा है इस बात। डीलिंग हैंड है वो आपका क्या करेगा, जो भी स्टैंडर्ड है जो आपकी PUC से रिलेटेड है, PUC बताया ना मैंने आपको, पेपर अंडर कंसिडरेशन होता है वो, और उससे जुड़े हुए जितने भी टाइटल्स हैं उसको क्या करेगा, अपने सीनियर ऑफिसर से रिव्यू कराएगा जब आप ये फाइल नंबरिंग सिस्टम करोगे तो, ठीक है। रिव्यू कराने का समझ में आया ना, उनको दिखाएगा कि ये ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं, जो डीलिंग हैंड होगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई ये होगा, जहाँ तक होगा पॉसिबली क्या करना है, एक सेपरेट फाइल बनानी है आपने हर डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट में। समझ में आया ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके सेपरेट सब्जेक्ट्स है ना, आपने सेपरेट सेपरेट फाइल्स उनकी बनानी है, ये बोलता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम। अगर आपका कोई इशू आता है ना, जब कोई फ्रेश रिसीट आती है, FR मैंने पढ़ाया हुआ है पहले आपको, ठीक है, FR का मतलब, तो आपको क्या करना है होता है, तब आपको जो आपका ओरिजिनल स्कोप है ना उसको साइड में रखते हुए आपको क्या करना है, एक नई फाइल ओपन कर लेनी है, और जो भी फोटोकॉपीज़ हैं रिलेटिव एक्ट डॉक्यूमेंट्स की वो उनके साथ में अटैच करनी है। आपने फाइल देखो बना के रखी हुई है।
अगर कोई फ्रेश रिसीट अगर आ जाती है तो आपने फ्रेश क्या करना है, एक सारी की सारी ओरिजिनल स्कोप को छोड़ते हुए एक नई फाइल जनरेट करके आपने फोटोकॉपीज लगाते हुए, एक्सट्रैक्ट लगाते हुए क्या करना है, वो एक नया जनरेट कर लेना अगर फ्रेश रिसीट की बात होती है तो। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट एक लाइन और है इसमें। फॉन्ट का देखो ऐसे है कि 720p पे आप करोगे ना, आपको इजीली दिखाई देगा, तो आप 720p पे करके देख सकते हो। ये फर्स्ट 3 एलिमेंट होते हैं ना जो फाइल नंबर में, उनको सेपरेट किया जाता है वन अदर से। किस तरह से, एक स्लैंट स्ट्रोक लगाया जाता है जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लास्ट 2 जो होते हैं उनको डैश से शो किया जाता है। जैसे आप देखोगे ना 3/1/2008, अब डैश में इन्होंने SR लिख दिया, SR का मतलब सेक्शन है। उसके बाद 3/1/2009, फिर डैश में फिर SR लिख दिया, तो इसका SR का मतलब यहाँ पे सेक्शन है। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाती है साथी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये स्लाइड थोड़ी सी आपकी क्रिटिकल इसलिए है कि इसमें आपको 720 पिक्सल मिनिमम चाहिए इसको देखने समझने के लिए। ठीक है, तो अपनी क्वालिटी यूट्यूब में जाके आप रेज कर सकते हो, इंक्रीज करके आप देख सकते हो। बाकी मोस्टली हम फॉन्ट बड़े ही रखते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं था तो छोटे फॉन्ट मिले आपको देखने को। अच्छा, एक पार्ट फाइल की बात करेंगे। अच्छा, आपकी पार्ट फाइल क्या होती है, अगर आपकी मेन फाइल अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, या फिर वो मिस हो गई है, तब आप क्या करोगे, पार्ट फाइल भी बना सकते हो ताकि आप मैटर को डील कर सको। ये रूल है आपका। ठीक है, जब भी आपको मेन फाइल अगर मिल जाती है, पहली बात तो वो मिल नहीं रही थी, आपने एक पार्ट फाइल बनाई और अपना काम चलाया। अब क्या है, अगर वो मिल जाती है ना तो आपको मर्ज करनी पड़ती है वो डुप्लीकेट्स पेपर्स को निकाल के, क्योंकि ओरिजिनल तो भाई उसमें लगे थे। आप फिर फोटोकॉपीज, रिसीविंग्स जो जो आपके पास थी वो आपने करके उस फाइल को बना लिया। तो आपको क्या करना होता है, आफ्टर रिमूविंग देयर डुप्लीकेट पेपर्स यू हैव टू मेक द फाइल ओरिजिनल। ठीक है, आपको मर्ज करनी होती है, यू विल हैव टू बी मर्ज, सिंपल। अब एक बात करेंगे यूनिक ई फाइल नंबर की। इसमें क्या होता है, यूनिक ई फाइल नंबर में क्या होता है आपका, ये साथियों एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर मिल जाता है आपको ऑटोमेटिकली जब आप किसी फाइल को, न्यू फाइल को ओपन करते हो, उसका नंबर जनरेट करते हो। इस तरह की जो ई फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेसेबल हो जाती हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जो आपका डीलिंग हैंड है उस डीलिंग हैंड ने सपोज करो वो फाइल भेजी अकाउंट्स के पास, अब अकाउंट्स ने वो फाइल भेजी डायरेक्टर के पास, अब डायरेक्टर ने वो फाइल भेज दी आपके HOD के पास। तो अगर ये बंदा बैठा बैठा देखेगा तो इसको पता लगेगा कि अब फाइल HOD के पास चलेगी। इसको बोलते हैं ट्रेसेबल। तो ट्रेसेबल क्या होता है, जिसको आप ट्रेस कर सको, देख पाओ, उसका स्टेटस देख पाओ, उसको ट्रेसेबल बोलते हैं। तो एक यूनिक ई फाइल नंबर मिल जाता है उनको, इजीली ट्रेसेबल होती है वो। तो अब आपको क्या करना है, उन पे फॉलोइंग पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे कि भाई नंबर ऑफ फाइल कितनी है, डेट ऑफ ओपनिंग द फाइल कब है, ठीक है, एज मैनी कैच वर्ड एज पॉसिबल फ्रॉम आउट द सब्जेक्ट ऑन द फाइल, कि भाई फाइल का सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से भी आप ट्रेस कर सकते हो थोड़ा सा। और कुछ और अगर पैरामीटर आपको पता लगता है कि यार हमने वो 1 मार्च को की थी, तो 1 मार्च की फाइलें आप निकाल के देखोगे, यूनिक ई नंबर से पता लग जाएगा आपको उस फाइल का। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं आपके ई फाइल या ई ऑफिस के। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 चीज़ बताऊंगा। ये टॉपिक सब्जेक्ट एक था लेकिन हमने इनको तोड़ तोड़ के लिखा है। ट्रांसफ़र अगर फाइल करनी है तो कोई, तो आपको क्या करना है, करंट फाइल और क्लोज फाइल दोनों फाइलों को ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट को कर दोगे ओल्ड को रख लोगे, नहीं। अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, तब आपने क्या करना है, अपने हेड से अप्रूवल ले लेनी, जो भी आपका हेड होता है। ये ध्यान रखना, आपको मॉक में पूछूंगा मैं ऐसे सवाल, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब क्या करो, ट्रांसफ़र तो कर दिया आपने, अब सोचो अगर रिकंस्ट्रक्शन करनी हो फाइल की, मिस हो जाए, कुछ हो जाए, क्या करोगे। तो भाई सिंपल है, अगर मिसप्लेस हो जाती है तो आपको रिकंस्ट्रक्टेड करनी पड़ती है। तो जितनी भी आपको लगता है कॉपीज कॉरस्पॉन्डेंसेस हुई, जिन जिन के बीच में पत्राचार हुआ, आप उनसे उनकी कॉपी ले लोगे उनके डिपार्टमेंट से, और उन पेपर को ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कर लोगे जैसे जैसे कम्युनिकेशन हुई थी। ठीक है, डीलिंग हैंड से फाइल अकाउंट्स में जाती है, अकाउंट्स के बाद फाइल आपकी
हाउस अलॉटमेंट सेक्शन जाती है। हाउस अलॉटमेंट सेक्शन जाने से बाद में आपकी अकाउंट अप्रूवल के लिए वापस में अकाउंट्स के लिए आती है। तो ये सारे की सारी जो भी प्रोसेस होगी आपकी, इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये, वैसे ही वो फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। जब आपको फाइल मिल जाती है तो आपको मर्ज कर देना होता है, उन डुप्लीकेट पेपर्स को निकाल देना होता है। नहीं मिलती है तो आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है उस फाइल का, ठीक है। और एक सेल्फ कंटेंट नोट जरूर बनाना होता है उन करस्पॉन्डेंसेस पे लिख के, खुद ही, ठीक है साथियों। आपको एक सेल्फ कंटेंट नोट बनाना होता है, उस नोट के बेसिस पे आपने क्या करना है, आपने सारी करस्पॉन्डेंसेस बतानी है कि भाई ये फाइल ऐसे गई, ऐसे यहाँ पे गई, यहाँ पे ये अप्रूवल मिला, वो सारे की सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन कर देनी है और आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, अगर आपकी पहली फाइल मिसप्लेस हो चुकी है तो, ठीक है। तो दो चीज़ें हम आई थिंक अच्छे से आपको समझा पाए होंगे, ट्रांसफ़र करना है फाइल का या रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र करते टाइम क्या करना है, एचओडी से परमिशन लेनी है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगी तो, ओके। और अगर जाएगी तो अगर करंट फाइल है ना, उसके साथ में उसकी ओल्ड फाइल भी जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। अब अगली बात आ जाती है आपकी मूवमेंट करने की फाइल की। तो फाइल की मूवमेंट का कैसे पता लगेगा भाई, या तो मूवमेंट रजिस्टर से पता लगाओ। मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको पहली क्लासेज में पढ़ाया होगा डाक के बारे में। तो डाक की एक डाक बुक भी होती है। इस बुक में क्या होता है, फाइल का नंबर मेंशन करते हो, टाइटल मेंशन करते हो, जिसको देना है उसको मेंशन करते हो और उनके इनिशियल साइन करा लेते हो। अब क्या हुआ, आपको पता लग गया कि भाई उस डेट को तो फाइल हमने वहाँ छोड़ी है। तो ये क्या होगा, आपका मूवमेंट रजिस्टर होगा, इसको ट्रैक करने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ई ऑफिस वाला होगा भाई। अगर आपका एफटीएस चलता है तो डेट इज फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, इस फुल फॉर्म को याद रखना आप, ठीक है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम दैट इज एफटीएस, क्लियर। चलो, मूवमेंट ऑफ फाइल हम आपको अच्छे से समझा पाए। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे और अगला टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉक क्वेश्चंस, ठीक है। तो मॉक क्वेश्चन अलग से नहीं है इसमें, इसी क्लास के मिलेंगे आपको, बट जब हम भेजेंगे आपको चैनल पे तो आपको कंबाइंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इसी क्लास की, दैट इज क्लास 7 इंक्लूडिंग चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इसके मॉक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आंसर्स आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर आपको दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। जब भी किसी वर्क को ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, तो जो पहले वाला डिपार्टमेंट है उनको क्या करना होता है, करंट फाइल और क्लोज फाइल दोनों चीज़ों को साथ में ट्रांसफ़र करना होता है। अभी पढ़ाया मैंने आपको ये, ठीक है साथियों। क्या करना होता है, आपको साथ में भेजना होता है, सिंपल। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है आपको, अगर कोई ऐसा कंप्यूटर का एनवायरनमेंट है जिसमें ई यूनिक फाइल आपकी जनरेट होती है और जब भी एक न्यू फाइल आप ओपन करते हो तो न्यू फाइल में क्या है, ऑटोमेटिकली ट्रेसेबल हो जाती हो, तो क्या आपको पैरामीटर्स में ध्यान रखने हैं भाई, नंबर ऑफ फाइल, डेट ऑफ ओपनिंग फाइल, कौन कौन से कैच वर्ड्स हैं जो आप पॉसिबली ढूंढ पाओगे, और कोई और ऐसा पैरामीटर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में इजीली फाउंड हो जाती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में देखेंगे, अब सॉरी सेकंड की बात है ये, तो थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम बताना है, तो फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम, दोनों के दोनों है तो बहुत ही एंड भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है इन फाइल नंबरिंग सिस्टम एसआर किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो साथियों ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बताना है एसआर किसको करता है, सप्लीमेंट्री रूल्स को करता है या सेक्शन को करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं आपको सिंपली बताता हूँ, सप्लीमेंट्री रूल्स को भी बोलते हैं एसआर और सेक्शन को भी बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर है, और अगर ये नहीं है तो सप्लीमेंट्री रूल आंसर। अच्छा साथियों, ड्राफ्ट की बात करेंगे कि ड्राफ्ट बनाने की कब जरूरत नहीं है, जब या तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो, ठीक है साथियों। कब जरूरत नहीं है, जब आपका या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो या आपका ऐसा केस हो जिसमें स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन लाई करती है आपकी, मतलब आप सीधे तौर पे बात कर सकते हो, ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर बहुत हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इनमें से, लेकिन फिर मॉक के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना। ये तो थोड़े से आपके लिए 4-5 क्वेश्चन
8 9 10 क्वेश्चंस इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर आप थ्योरी शुरू से देख रहे हो ना तो आपको लगता है लिटरली आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो साथियों अगर सीखना है तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक करना होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में।